हम लोग बात करेंगे जो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि समस्या कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और दुनिया में नंबर 1 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के 2023 के रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, भूगोल और क्षेत्रफल तो बढ़ता नहीं है, क्षेत्रफल तो सीमित है और उसी में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है। ठीक है, आप लोग डायग्राम भी बनाते रहिए और लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। जनसंख्या वृद्धि बचपन से सुनते आए हैं, बहुत बड़ी समस्या है। जितने स्कूल खुलते नहीं है उससे ज्यादा बच्चे पैदा ले जाते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में 78 देशों में जितनी आबादी है उनको जोड़ दिया जाए, उससे ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ हर साल पैदा लेते हैं। समझ में आई बात? और जितनी आबादी है हमारे देश की, बताया था मैंने, अगर 5 फुट 5 इंच एवरेज हाइट माना जाए भारतीयों की, तो सभी अगर एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो चांद से 6 गुना ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बड़ी समस्या है। कोई भी सरकार कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी लाती है, स्कीम लाती है, सारा फेल कर जाता है, ये ओवर पॉपुलेशन के कारण। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि क्यों? सिंपल, सबसे पहले तो ये अगर लिखने के लिए कहा जाए जनसंख्या वृद्धि क्या है, सिंपल है। आ रहा है? ठीक है, हाँ, पूछा जाएगा जनसंख्या वृद्धि क्या है, क्या कहिएगा? जानते तो सब है जनसंख्या का बढ़ना, उसको बढ़िया से परिभाषित कैसे करेंगे? एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाली आबादी की संख्या में धनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। क्या क्या? एक निश्चित भूभाग में, भूभाग घर भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, देश भी हो सकता है। एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाली आबादी की संख्या में धनात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक कम होता है, कम भी तो हो सकता है, तो निगेटिव चेंज होगा। धनात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो लिखिए इंट्रोडक्शन। रवि ठीक है? एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाली आबादी की संख्या में धनात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, भारत में क्या स्थिति है? हमारी आबादी कितनी हो चुकी है? 143 करोड़, 142.86। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक कितनी हो चुकी है? 142.86। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 1901 में हम लोग 23.8 करोड़ थे। कितने थे? 23.8 करोड़ लगभग।
24 करोड़, और 1951 में हो गए 36.11, लगभग 36 करोड़। 24 करोड़ से 36 करोड़। देश जब आजाद हुआ 47 के बाद जो जनगणना हुई, 2001 में कितना हो गए? 102.7 करोड़। यानी 100 साल में, पिछले 100 साल में, मतलब 1901 से 2001 तक 24 करोड़ से कितना हो गए? 24 करोड़ से कितने हो गए? अरे 142, 2001 की बात कर रहे हैं। 100 साल हुआ 1901 से 2001 तक, कितना हुआ? 100 साल हुआ ना। 100 साल में कितना से कितना हो गए? 24 करोड़ से 102 करोड़। कितना परसेंट बढ़ा भाई? कितना परसेंट बढ़ा? चार गुना बढ़ा, 4.5। कितना परसेंट बढ़ा? गणित सबका कमजोर है। हाँ, कितना? 400 से ज्यादा बढ़ा। हाँ, 4% कह रही है। 4% समझती? 400% से ज्यादा बढ़ गया। और 2001 के बाद फिर लगातार बढ़ रहा है। तो भारत में दशकीय वृद्धि दर बहुत तेजी, अभी भी 17.5% के लगभग है। और भारत की जनसंख्या में वृद्धि निरंतर जारी है। हाँ, वृद्धि दर में कमी आई है। वृद्धि दर में, जैसे 1991 से 2001 में 21.34%, ये सब पढ़ा चुके हैं ना। जननांकीय संक्रांति पिछले संडे पढ़ाए थे। 1991 से 2001 के बीच कितनी थी 10 की वृद्धि दर? 21.34। और 2001 से 11 के बीच 17.5% रही। ठीक है, तो वृद्धि तो जारी है, लेकिन वृद्धि दर में कमी आई है। समझ रहे हैं? जाके उलटते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं तो वृद्धि दर भी याद नहीं रहता है। 1991 से 2001 के बीच वृद्धि दर कितनी थी? हाँ, बोल रही है 23। 2001 से 11 के बीच, हाँ ठीक है, गुड। तो भारत में क्या स्थिति है? ओवर पॉपुलेशन की स्थिति है। भारत में क्या स्थिति है? ओवर पॉपुलेशन, जनाधिक्य की स्थिति है। उन्नीस सौ एक में हम लोग कितना थे? लगभग 23.8 करोड़। 2001 में कितना हुए? 102.7 करोड़। 2011 में कितना हुए? 121 प्लस करोड़। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार 2023 में कितना हो गए? 142.86, लगभग 143 करोड़। यानी सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन? हमारा भारत। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला देश हमारा भारत। ठीक है, 10 की वृद्धि दर में कमी आई है। वृद्धि तो हो रही है, लेकिन 10 की वृद्धि दर में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। दस की वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन निरंतर वृद्धि जारी है। निरंतर वृद्धि जारी है।
और अभी भी हम लोग दो डिजिट में है। वृद्धि दर कितना है? 17%, यानी 2 डिजिट में है ना, 1 डिजिट में आना चाहिए। 17.5, 17.5% या 17.7। तो कारण क्या है? किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या? कभी देखो, ठीक है, ठीक है, कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ती क्यों है? लोग मरते कम है और जन्म लेते हैं। सिंपल फंडा है क्या? जन्म दर ऊंचा होना, मृत्यु दर कम होना, ठीक है। या फिर बाहर से लोग आ जाए, क्या? आप्रवास। तो 2 कारण, मुख्यतः 2 कारण है। ये मृत्यु दर अधिक होना, सॉरी, कम होना। जन्म दर अधिक होना, और एक देशांतर गमन। आप्रवास, ठीक है। तो 2 कारण। अब हमारे यहाँ देशांतर गमन जो है, आप्रवास, इसने हमारी जनसंख्या को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। जैसे भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो भारत से लोग गए कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी लोग भारत आए, तो ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। फिर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जब चला तो बांग्लादेश से भारी संख्या में लोग इंडिया आए, पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार से डरकर भयभीत होकर भारत आए, लेकिन फिर वापस चले गए। हालांकि बांग्लादेश या पाकिस्तान से या और जगहों से शरणार्थी आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन उतनी बड़ी आबादी नहीं कि भारत की जनांकीय संरचना में परिवर्तन ला दे, ठीक है। लेकिन बाहर से लोग शरणार्थी आते हैं, और भारत तो क्या कहा जाता है? अशरण का शरण, बेघर का घर। कारवां आता गया, हिंदुस्तान बनता गया। इतिहास ही साक्षी है। शक, यवन, होन, कुषाण, तुर्क, पठान, मुगल सब आए, सब समा गए भारत में, ठीक है। तो अभी भी शरणार्थी लोग तो आते ही हैं और रहते हैं, लेकिन उतनी बड़ी आबादी में नहीं है शरणार्थी कि भारत की जनांकीय संरचना में परिवर्तन ला सके, ठीक है। देशांतर गमन, आप्रवास, ये वर्ड मैंने यूज किया है, ये पहले ही बता दिए थे आप लोगों को। प्रवास, प्रवास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइग्रेशन, ठीक है। और ये 2 तरह का होता है। जब लोग एक स्थान से, जैसे हमारे देश से बाहर गया, इसको क्या कहेंगे? एमिग्रेशन। इसको अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बोला आप्रवास? उत्प्रवास, अंग्रेजी में एमिग्रेशन। और जब बाहर से आए हमारे यहाँ तो आप्रवास। इसको क्या कहेंगे? इमिग्रेशन। कंफ्यूजन हो तो आई से इन, आइए तो इन कर रहा है, ई से एग्जिट, क्या ही बात, जो निकल रहा है। आप नहीं ना भूलिएगा। तो जनसंख्या को कौन प्रभावित करेगा? मतलब धनात्मक परिवर्तन कौन लाएगा? आप्रवास। ऋणात्मक उत्प्रवास तो जाएगा।
ओवरऑल सीधे कह सकते हैं कि प्रवास भी जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। प्रवास, अगर उत्प्रवास हो तो कमी लाएगा, अप्रवास हो तो बढ़ाएगा। तो हमारे देश के बहुत सारे लोग रहते हैं कनाडा में, यूएसए में। कनाडा में बराबर देखते होंगे खालिस्तानी झंडा लहराते हुए भारत के ही लोग हैं, ठीक है। तो ये और भी जगहों पर, यूएसए में रहते हैं, मध्य पूर्व के देशों में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, ईरान, इराक, बहुत जगह रहते हैं, अफ्रीका, ठीक है। भारतीय बहुत जीवट के लोग होते हैं। पूरे दुनिया में कहीं भी आपको मिल जाएंगे। जिस तरह बिहारी पूरे भारत में कहीं भी मिल जाएंगे, उसी तरह भारतीय पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे। तो लेकिन जनसंख्या में उतना बड़ा परिवर्तन प्रवास के कारण भारत में नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात? उतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए हम दो पर बात करेंगे, मृत्यु दर कम होना और जन्म दर अधिक होना। इन दोनों के क्या कारण है, ये समझ गए? उत्प्रवास, अप्रवास, ठीक है। अब हिंदी में इसको देशांतर भी कहा जाता है। देशांतर मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, और एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना, एक ही देश के अंदर प्रदेशांतर। बिहार से यूपी, यूपी से एमपी, क्या हो गया? प्रदेशांतर। जैसे बिहार के बारे में अप्रवास, उत्प्रवास की बात करें, बिहार से दिल्ली जाना, एक ही देश के अंदर बिहार से दिल्ली जाना क्या हो गया? बिहार वालों के लिए क्या हो गया, और दिल्ली वालों के लिए क्लियर है? ये क्लियर हो गया सब वर्ड? ठीक। तो हम बात करेंगे किस पर? अप्रवास या उत्प्रवास ने हमारी आबादी को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है, ठीक है। तो हम दो बात करेंगे कारण के बारे में, एक मृत्यु दर और जन्म दर में। मृत्यु दर में कमी क्यों हुई, के कारण क्या है? कमी के कारण मृत्यु दर में कमी के कारण, जैसे देश हमारा जब आजाद नहीं हुआ था तो बार बार अकाल की स्थिति उत्पन्न होती थी, और विदेशी सरकार, ब्रिटिश सरकार अकालों के समय व्यवस्था, राहत पुनर्वास की व्यवस्था करती नहीं थी, तो लाखों लाख लोग मर जाते थे, ठीक है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस साल भी 40-50 लाख लोग अकाल से मौत के शिकार हुए, भूखे, ठीक है। अकालों का लंबा इतिहास रहा है। कहा जाता है शाहजहां ताजमहल बना रहा था, उस समय भी अकाल पड़ा हुआ था हिंदुस्तान में, लोग रिश्तेदार को मारकर खा रहे थे भूख मिटाने के लिए, और शाहजहां मुमताज की याद में ताजमहल खड़ा कर रहा था, ठीक है। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि बनाकर ताजमहल शाहजहां ने हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। नहीं समझे? हाँ, गरीब लोग कहां से अपने मुमताज के लिए ताज बनाएंगे? गांधी जी ने कहा न जाने कितने पसीना और खून, कितने लोगों के पसीना और खून से बना हुआ यह कलाकृति है, ताजमहल है, ठीक है। और एक शायर ने हाल में कहा कि ताज शाहजहां खाविंद मतलब पति होता है, शाहजहां शौहर ए मुमताज बेगम, एक बार फिर से आइए और मुंबई में अपनी मुमताज की याद में 3 रूम का एक फ्लैट बना के दिखाइए, 3 BHK। महंगाई पर कमेंट था। तो अकाल पड़ते थे बार बार, और लाखों लाख लोग काल कवलित हो जाते थे, मर जाते थे, इससे संख्या में कमी आती थी।
महामारी होता था, जैसे स्पेनिश फ्लू आया ना, 100 साल पहले, कोरोना से 100 साल पहले, आप लोग सुने ही होंगे स्पेनिश फ्लू। लगभग 5 करोड़ की आबादी कम हो गई भारत। तो आजादी के बाद क्या हुआ? अकालों पर, अकाल के समय सरकारी सहायता में वृद्धि हुई और अकालों की बारंबारता में कमी है। सूखा पड़ता है हमारे यहाँ, जलवायु वही है, लेकिन सरकार सजग है। सरकार पूरा प्रयास करती है कि कोई भी अनाज के अभाव में हमारे यहाँ मौत नहीं हो। ठीक है। और महामारी कोरोना, अगर ब्रिटिश सरकार रहती या देश गुलाम रहता तो फिर कोरोना में 5 करोड़ चले जाते ऊपर। ठीक है। तो अकालों की बारंबारता में कमी आई। डिटेल हम लिखवाएंगे बाद में, यहां पर केवल डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है। क्या हुआ आजादी के बाद? आजादी से पहले क्या था? मृत्यु दर अधिक थी, धीरे धीरे मृत्यु दर में हमारे यहाँ कमी आई। उसका एक कारण क्या? अकालों की बारंबारता में कमी। और सरकार की सजगता। पहले की ब्रिटिश सरकार जो थी वो इस सिद्धांत पे कार्य करती थी, माल्थस का जो सिद्धांत है कि प्रकृति जनसंख्या को स्वतः नियंत्रित करती है। ठीक है। प्रकृति बोझ ज्यादा नहीं सहती है, देखेगी कि आबादी बहुत बढ़ गया है तो बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, महामारी आएगा, प्रकृति स्वतः नियंत्रित कर लेती है। 45 डिग्री हो गया है ना तापमान। अब समझिए अगर 2-3 डिग्री और बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? क्या? हाँ, डॉक्टर लोगों को फायदा हो। तो एक तो कल चुटकुला था, सूर्य भगवान को एक व्यक्ति कह रहा है कि का बात बा, भोजपुरी में जीते जी मार देव का। भोजपुरी में कैसे कहते हैं? जीते जी जला देव का। अब बहुत जगह मंदिर में, ठीक है, मूर्ति के आगे एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, हद हो गया। ठीक है। ठंड मौसम में मूर्ति सबको पहना दिया जाता है स्वेटर, मफलर, मोंटे कार्लो का। देखे हैं? नहीं देखे? गजब की विवेक शून्यता। चप्पल भी दिया जाता है पहनने के लिए। चलिए, हर एक। तो अकालों की बारंबारता में कमी आई, सरकार की सजगता। ठीक है। दूसरा, महामारी पर नियंत्रण। पहले महामारी के चपेट में गांव के गांव साफ हो जाते थे। आप लोग बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनते होंगे, हैजा, कॉलरा, प्लेग फैलता था, गांव का गांव साफ। परिणाम क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक कहावत चल पड़ा भारत में, एक बेटा 1 टका का कोई भरोसा नहीं। अब तो 1 बेटा का भरोसा है, जिंदा रहेगा। पहले कहावत क्या था? एक बेटा 1 टका का कोई भरोसा नहीं, कब खर्च हो जाए, कब ऊपर चले जाए। इसलिए कम से कम 4, 5, 10 होना चाहिए। ठीक है। तो और महामारी पर कंट्रोल नहीं था। परिणाम क्या हुआ? जो रोग है, बीमारी हो, उसको माता का दर्जा दे दिया गया। छोटी माता, बड़ी माता। ठीक है। और बड़े बड़े देवी देवता हैं, साधु महात्मा हैं, उनके बारे में कहानी सुनिएगा कि वो इस गांव में हैजा फैला हुआ था और गांव में इन किए कि हैजा जो है भाग गया। छोटी माता को बाबा ने कह दिया कि तुम यहां से चले जाओ। साईं बाबा के बारे में फैला हुआ है, शिरडी में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने कहा बाबा से कि हैजा फैला हुआ है, तो हैजा को साईं बाबा ने बुलाया, कहा कि शिरडी को छोड़ दो। ठीक है। अब ये बात साईं बाबा ने नहीं फैलाया होगा, साईं बाबा के उन चेलों ने जो साईं बाबा के प्रभाव का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। समझ में आई बात? हाँ। इनमें मूर्तियों या देवताओं की गलती नहीं है, गलती है इंसानी दिमाग की फितूर। तो महामारी पर नियंत्रण पा लिया हम लोगों ने आजादी के बाद। कोरोना में देखा बहुत ज्यादा मौतें हुई,
लेकिन उतनी नहीं जितनी 100 साल पहले हुई थी स्पेनिश फ्लू, ठीक है, के समय। उसके बाद हमारे यहां जो विवाह आयु में वृद्धि हुई है, बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं लेकिन पहले की तरह नहीं, विवाह आयु में वृद्धि हुई है। विवाह आयु में वृद्धि इसमें नहीं होगा, अब जन्म दर में चले गए हैं। इसका मृत्यु दर से कमी से क्या लेना, जन्म दर वृद्धि का वो कारण होगा। महामारी पर नियंत्रण, उसके बाद साक्षरता बढ़ी है। साक्षरता बढ़ने से क्या फायदा, लोग समझते हैं कि क्या करने से स्वास्थ्य को नुकसान होगा। क्या साक्षरता, साक्षरता आई है ना, लोग शिक्षित हो जाते तो क्या मृत्यु दर में कमी नहीं आएगी। लोग समझते हैं ना कि ये करने से क्या होगा, ये करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। अरे पढ़े लिखे रहिएगा ना तो सांप काटेगा तो दौड़िएगा डॉक्टर के पास, और नहीं पढ़े लिखे रहिएगा तो जाइएगा बार डंडा से थाली से, ओझा, ओझा जिसको कहते हैं, ओझा कहते हैं, हाँ, सांप का मंत्र उतारने वाला। सिंपल से है, साक्षरता बढ़ी है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो साक्षरता के बढ़ने से भी मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सुविधा भी बढ़ी है। स्वास्थ्य सुविधा बढ़ी है जिससे मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, तो इन कारणों से क्या हुआ है, मृत्यु दर में कमी आई है। क्लियर है? हाँ, साक्षरता बढ़ने से लोग समझदार हो गए ना, समझदार हो गए तो स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और भी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो मृत्यु दर में कमी आती है। अब दूसरा ये बहुत बड़ा है, मृत्यु दर में कमी, उसके बाद जन्म दर में वृद्धि के कारण। जन्म दर में वृद्धि के कारण में पहला देंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भी पहला देंगे कृषि की व्यापकता। क्योंकि हमारे यहाँ कृषि, अधिकांश लोग किस में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में। तो क्या होता है, कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक श्रम की जरूरत होती है, पशुपालन के लिए, कटाई के लिए, बुआई के लिए, खेतों की रखवाली के लिए। ठीक है, क्या होता है, अधिक से अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोग अधिक बच्चे चाहते हैं, नहीं कुछ तो रखवाली तो करेगा खेत का नील गाय आ जाएगी या कोई चरेगा या कोई चुराने आएगा तो दौड़ के कम से कम काटेगा, और नहीं सुनेगा तो आके कहेगा ना घर पे खेत चल रहा है। हाँ, रखवाली कम से कम तो करेगा। रखवाली ही नहीं करता है बच्चा, सब बहुत कुछ कर लेता है, कटाई बुआई सब कुछ करता है, जुताई में। ठीक है, कम से कम खाना पानी, भोजन पानी तो ले ला के घर से देता है। तो कृषि की व्यापकता के कारण क्या होता है, अधिक से अधिक जनसंख्या लोग चाहते हैं, और जो किसान है वो, उनके बच्चे बोझ नहीं होते हैं। क्या करेंगे, बचपन से ही पिता को खेती में, किसानी में सहयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बड़े होके तो खेती करेंगे ही,
बेरोजगारी वहां नहीं है। हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो सकती है। ठीक है, तो ये कृषि की व्यापकता, कृषि के कारण क्या होता है, अधिक से अधिक लोग की श्रम की जरूरत होती है। अब आप कहिएगा सर उद्योग में अगर औद्योगिकरण बहुत होता है तो वहां की आबादी क्या होगी, बढ़ेगी। आप्रवास उत्प्रवास के कारण, आप्रवास के कारण बढ़ेगी, लेकिन वहां के लोगों के कारण नहीं। अगर उद्योग में लोग काम करते हैं तो बच्चों को पालने का समय कहाँ है, और उद्योग में बच्चों को कम मिलेगा। बाल श्रम, लेबर लॉ, समझ आए, तुरंत लागू हो जाएगा। अब बच्चे तो कुशल होते नहीं है, उतना कुशल उद्योगों में उनको खपाया जा सके, और छोटे छोटे कालीन उद्योग में या और कुछ में, समझ आई बात। तो कृषि की व्यापकता एक कारण है जिससे लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ गरीबी, गरीबी की व्यापकता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बराबर गरीबी के आंकड़े को लेकर झगड़े होते हैं, तनाव होता है। गरीबी के तनाव होते हैं, समाचार आप सुनते होंगे, राज्य सरकार कहती है इतनी गरीबी है हमारे यहाँ, केंद्र सरकार कुछ और आंकड़ा देती है, लेकिन गरीबी है भारत में, गरीबी की व्यापकता है। खबरों में कभी कभी दिखाई पड़ता है कि लोग लाश को कंधों पर ढो के ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, लेकिन ये स्थिति जो है वो सामान्य है। आप सुदूर देहात में घूम आइए, भारत के गांव गांव में, शहरों को थोड़ा छोड़ के आसपास, तब पता चलेगा गरीबी कितनी है। ठीक है, सुदूर गांवों में जाइए या शहरों में ही मलिन बस्तियों में जाइए, शरीर पर पूरा कपड़ा बच्चों और बूढ़ों को नहीं मिलता है। थैंक यू। तो गरीबी की व्यापकता, गरीब लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं। क्यों? कि बच्चे बाहर नहीं होते, कम ही उम्र में कहीं लगा देना है, होटल में पंक्चर बनाने के लिए, या फिर खेत पर रखवाली के लिए, चाय के दुकान पर, किराना दुकान पर, नहीं समझे, लगा दिए। और एक तो आय अर्जन का माध्यम हो गया, जितने बच्चे उतना पैसा आएगा, कम ही आए, खाएगा तो ज्यादा नहीं। अब बच्चा पैदा नहीं करेगा कि आबादी बढ़ाएगा, शादी भी करेगा तो 10-15 साल 20 साल के बाद ना, तो एक इनकम बढ़ा इतना बच्चा। दूसरा, बच्चों के लालन पालन में भार नहीं है, पढ़ाना नहीं है, ऐसे अपना रह रहा है। ठीक है, ये गर्मी आप लोगों को लग रही है, जाके देखिए एकदम शीतलहर में भी लोग खुले बदन दौड़ते रहता है, बस्ती में जाके देखिए। ठीक है, एक कविता है, आइए हम बताते हैं आपको कैसे झेलते हैं लोग जिंदगी के संताप को। उसमें विवादित पंक्ति और भी है, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक, गरीबी की व्यापकता, तो गरीब लोग 3 चीज की आशा करते हैं अपने बच्चों से। एक, इनकम, जितने बच्चे उतने इनकम। उसके बाद दूसरा, जितने बच्चे उतना लाठी, लड़ाई हुआ किसी से तो सब दौड़ जाएगा सामाजिक प्रभुत्व, मोहल्ला में खूब दौड़ रहता है, तो पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन अगर 10 बेटा है, 7 बेटा 8 बेटा है, और किसी को 1 बेटा है, खूब पढ़ा लिखा है, तो कुछ भी कर ले, 8 बेटा वाला चढ़ा रहेगा हमेशा, हो जाएगा। तीसरा, माँ बाप आराम से रहते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, लड़की जो है खाना बनाने लगी, माँ को आराम हो गया। अब बच्चा जो है कमाने लगा, दूध लाना हो, चावल लाना हो, सब्जी लाना हो, छोटा छोटा काम जो माँ बाप को खुद ही करना पड़ता, सब शिफ्ट हो गया इस पर, बच्चों पर सब शिफ्ट हो गया। बच्चा सब आजकल का बच्चा तो और ये हो गया, तेज हो गया, आराम से जाके दुकानदार से ले लेगा। एक बच्चा है, उसके बारे में बताते हैं आप, अगर उसके पिताजी उसके दुकान पर नहीं है, अब वो है, तो कोई आप गए, कस्टमर है,
पिताजी कहाँ है? तो पूछेगा क्या लेना है बताइए ना। तो हाँ फलाना चीज लेना है, तो पैसा लाइए तब देंगे। पैसा ले लेता है, इंतजार करता है पिताजी आएंगे तो देंगे। नहीं समझे? अगर कह देंगे पिताजी गए हैं तो कस्टमर लौट जाएगा। तो और पैसा अगर नहीं लेते तो जाएगा, तो कहेगा पहले पैसा दीजिए, आप पैसा दे दीजिए, आप खड़े रहिए, रुकिए, हड़बड़ा कह रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं दे देंगे। तो गरीबी की व्यापकता, गरीब लोग बच्चों, गरीबों के बच्चे क्या होते हैं, उनके लिए बोझ नहीं होते हैं। तीन चीज की आशा करते हैं, अतिरिक्त आय, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा समझ गए ना? हाँ, ये गांव घर में बहुत होता है, गांव घर में झगड़ा बहुत होता है, जिसको जितना बेटा है तो दौड़ के आएगा, कहीं भी रहेगा, सुन लिया बस दौड़े दौड़े वहां पहुंचेगा। सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी सेवाएं। नहीं हुआ? नहीं, कम से कम पैर दबाने वाला तो है, समझ? तो ये इसलिए महमूद ममदानी एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि लोग जनसंख्या, ये उनका कहना है कि हाँ, लोग इसलिए गरीब नहीं है कि उनके परिवार बड़े हैं, क्योंकि वे गरीब हैं इसलिए उनके परिवार बड़े हैं। नहीं समझे क्या? फिर से सुनिए, लोग इसलिए गरीब नहीं है कि उनके परिवार बड़े हैं, परिवार बड़े होने के कारण गरीब नहीं है, क्योंकि गरीब है इसलिए परिवार ज्यादा रखते हैं। कि 8 तो बेटा रहेगा तो बोलेगा नहीं ना कोई, थोड़ा सा बड़ा होगा 8 तरह से कमा के लाएगा, हजार रुपया कमाएगा, 2 हजार कमाएगा, हाँ 4 हजार कमाएगा, ठीक है, तो लाएगा कमा के। और हमारे यहाँ शहरीकरण का स्तर निम्न है। शहरीकरण का निम्न स्तर होने के कारण देखिए, शहरों में होता क्या है कि गांवों में बच्चों को पालना पोसना बहुत टफ नहीं होता है। शहरों में पुरुष स्त्री दोनों कार्य करते हैं, तो बच्चों को पालेंगे कहां से? बच्चों को पालना क्या होता है, बहुत कठिन कार्य हो जाता है शहरों में। समझ में आ रही बात? और शहरों में संयुक्त परिवार होता नहीं है, ज्यादातर नाभिकीय परिवार, ठीक है। MBBS मुन्ना भाई, MBBS मियाँ बीबी बच्चा सहित, बस इतना ही। तो बच्चों को पालेगा कौन? अगर मियाँ बीबी दोनों काम कर रहे हैं तब और दिक्कत है। अब इसे हमारे यहाँ पालना घर बनने लगा है, ठीक है। आप लोग गांव में UKG LKG सुने थे? अब सुने हो गए, पहले हम लोग नहीं सुने थे LKG UKG 3 साल में बच्चा को दे दिए। अब किसी तरह बच्चा को घर से हटा देना, LKG UKG का मतलब यही, लोअर किंडरगार्टन अपर किंडरगार्टन, ठीक है। कायदे से 5 से 6 साल के बाद ही बच्चों को बोझ देना चाहिए। बोझ तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वस्तुओं का बोझ। दुनिया में देखा गया है कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, जो एवरेज रहे वही, और जो ज्यादा किताबी ज्ञान रखता है 90% 99% तब लाता है, कंपीट कर जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, और सब क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। तो गरीबी की व्यापकता, शहरीकरण, का निम्न स्तर, ये आर्थिक कारण है, ठीक है। दूसरा सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में क्या होगा? क्या चल रहा है? जन्म दर में वृद्धि। सामाजिक कारण में क्या होगा? सबसे पहले तो अशिक्षा। क्या? अशिक्षा। अशिक्षा के कारण क्या होता है? लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझते हैं। अशिक्षा के कारण बेटी को बोझ समझते हैं, ठीक है। अशिक्षा के कारण रूढ़िवादी मानसिकता रहती है, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। अशिक्षा,
और अभी भी भारत में संयुक्त परिवार को आदर्श माना जाता है ना। संयुक्त परिवार में क्या होता है, बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेवारी बच्चे के पिता की कम रहती है। जो परिवार का मुखिया हो, दादा हो या बड़े पिताजी हो या जो हो, एक तो होता है मुखिया, उसी पर रहता है। ठीक है, आपकी शादी कर दी जाएगी सवेरे, बहुत कम उम्र में भी हो सकता है शादी। माँ बाप क्यों चाहते, शौक पूरा हो, फलाना का शादी हो गया, पोता पोती हो गया फलाने घर में, हमारे यहाँ नहीं हुआ अभी तक, मर जाएंगे क्या ठिकाना। ठीक है, तो आप कहिएगा अभी नहीं शादी करेंगे, नौकरी करेंगे तो कमा के खिलाएंगे कहाँ से। तो माँ बाप तर्क क्या देते हैं कि एक आदमी बढ़ जाएगा तो इतना लोग खाता है, एक आदमी बढ़ जाएगा तो उतना नहीं खिला सकते हम। हाँ, तुमको खिलाना है कि खिलाना है हमको। और जब शादी कर लीजिएगा उसके बाद पता चलेगा किसको खिलाना कौन कहेगा। ठीक है, तो संयुक्त परिवार जो है की प्रथा है वो भी संयुक्त परिवार में क्या है, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चे का बाप है बच्चे को खिलाएगा नहीं, बच्चे का ध्यान नहीं रखेगा। कौन रखेगा, ताऊ या चाचा। इसी तरह मतलब जो भी है सब अपना बच्चा को शायद ही कभी गोद उठाएगा, गोद मिलेगा अपने बड़े भाई या छोटे भाई को। मतलब हर छोटा भाई बड़ा भाई का, बड़ा भाई छोटा भाई का, महिला बड़ा का, ऐसे ही चलता है। उसको आदर्श माना जाता है, आइडियल अप्रोच माना जाता है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वो एक बड़ा कारण है। क्यों बड़ा कारण है, क्योंकि इस बच्चों का भार जन्मदाता पर नहीं परिवार के मुखिया पर होता है। उसके बाद सामाजिक कारण में जो हमारे यहाँ संतति निरोधक उपायों, संतति निरोधक उपाय, संतति निरोध समझ रहे ना, संतति निरोधक, निरोध इस्तेमाल करना, बच्चों को जन्म देने से रोकना, उपायों के बारे में जागरूकता नहीं है। परिवार नियोजन समझते हैं ना, तो उसके प्रति जागरूकता नहीं है। संतति निरोधक उपायों के प्रति जागरूकता की कमी। और गांव घर में या बहुत जगह पर मनोरंजन के साधन का अभाव रहता है। बहुत लोग यौन क्रिया को ही मनोरंजन का माध्यम बना लेते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं। मनोरंजन के साधनों का कम होना भी एक जन्म दर में वृद्धि का कारण है। सामाजिक कारण हो गया। सांस्कृतिक कारण, ठीक है रवि, सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण में एक बड़ा कारण है हमारे यहाँ विवाह को मोक्ष का माध्यम बताया गया है। विवाह अनिवार्य है, संतानोत्पत्ति अनिवार्य है, संतान नहीं तो फिर वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि प्रकृति ने आपको शरीर दिया है और आप प्रकृति के साधन हैं। आप अपनी संतति के द्वारा संख्या को बढ़ाइए, संतति का जो प्रवाह है उसको जारी रखिए, उसको रोकिए नहीं। संतति का प्रवाह चला रहा है ना, परदादा लकड़दादा से आते 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 आप शादी नहीं कीजिएगा तो प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वंश खत्म। इसलिए विवाह करना है और संतानोत्पत्ति करना है, उसे बेटा ही होना चाहिए, वही अग्नि देगा तो मोक्ष मिलेगा। ये कंसेप्ट है हमारे यहाँ विवाह की अनिवार्यता। हिंदू धर्म में तो बहुत जगह ऐसा है कि अकेले पति, अकेले पुरुष वो कर्मकांड संपन्न कर ही नहीं सकता है, वाम भाग में पत्नी बैठना है,
तो बैठना है तभी। ठीक है, एक कहानी सुने होंगे, भगवान राम जब रामेश्वरम की स्थापना के लिए कर्मकांड आरंभ किए, उस समय पुरोहित कौन था? रावण पुरोहित बना। रावण सीता को बाकायदा लाया, राम के बगल में बैठाया, पूजा संपन्न करा दिया। ठीक है, और फिर सीता को लेके बाकायदा अशोक वाटिका। ठीक है, दक्षिणा में रावण ने क्या मांगा कि जब मेरी मृत्यु हो उस समय आप सामने हो। कहने का मतलब ये है कि विवाह करना अनिवार्य है। बहुत सारे कर्मकांड ऐसे हैं हिंदू धर्म में जिसमें पुरुष के साथ स्त्री का होना अनिवार्य है, बराबर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस्लाम में है कि बच्चे जो है वो खुदा की देन है, उसको रोकना नहीं है, जितनी आबादी बढ़ा सको। ठीक है, तो अलग अलग कंसेप्ट है, रूढ़िवादी मानसिकता है, ईसाइयों में, सिखों में, सब में है रूढ़िवादी मानसिकता है। ठीक, पहले ही हम बता चुके, धर्म अफीम भी होता है और अमृत भी होता है, जड़ बना देता है। अब कहां से बेटा मुंह पे आग दे देगा तो मुक्ति मिलेगा? मुक्ति लेके कहां जाएगा? कहां है जन्नत, जहन्नम, स्वर्ग, नरक, कहां है? सब कुछ शून्य में स्थित है ना। तो धर्म, जितने भी धर्म है, सब में इलॉजिकल बातें, अतार्किक बातें, जिसका कोई तर्क और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो विवाह की अनिवार्यता करना ही है। अंधविश्वास, बेटी ही मुक्ति दिलाएगी, सॉरी बेटा ही मुक्ति दिलाएगा। बाल विवाह, और बहु विवाह, एक आदमी 4-4 विवाह कर ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले इस पर रोक लगा दिया जाना चाहिए। 4-4 विवाह, 5-5 विवाह, 3-3 विवाह, डाइवोर्स देना बहुत आसान, ये सब एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए। इन मामलों में एक समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। अब एक व्यक्ति मान लीजिए 4 विवाह कर सकता है तो क्या होगा? नहीं, कोई तो चारों पत्नी तो चाहेगी कि 2-2 बच्चा हो, 8 ठो तो ऐसे हो गया। कहीं 8 ठो भी बड़ा होके 4-4 किया तो क्या हो जाएगा? एक से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक पूरा गांव बस जाएगा। अब बहुत जगह ऐसा है, बहुत जगह ऐसा है, एक ही कुनबा पूरा मोहल्ला में बसा हुआ, बहुत जगह ऐसा है। तो बाल विवाह, बहु विवाह जो है ये है। उसके बाद हमारे यहाँ हमारे जलवायु कारण एक है, हमारी जलवायु जो है गर्म जलवायु है, या भौगोलिक कारण कह सकते हैं। गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ प्रजनन अवधि लंबी होती है, लड़के लड़की जल्दी ही युवा हो जाते हैं, और प्रजनन क्षमता अधिक होती है। हो जाए बात? हाँ, गर्म लिखवाएंगे, डिटेल लिखवाएंगे, अभी खाली पॉइंट लिखिए ना। गर्म जलवायु होने के कारण क्या होता है? प्रजनन अवधि लंबी होती है और प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है। और एक कारण वो 5वां आप्रवास, लेकिन इसने पहले ही मैंने कह दिया, इसने ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। तो जन्म दर में वृद्धि के कितने कारण हो गए? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जलवायु, प्रवास। मृत्यु दर में अकालों की बारंबारता में कमी, महामारी पर नियंत्रण, साक्षरता में वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, अब आइए परिणाम, परिणाम बताना है।
परिणाम। परिणाम क्या होता है? जनसंख्या अधिक तो उपभोग अधिक, उपभोग अधिक तो बचत कम, बचत कम तो निवेश कम, निवेश कम तो ग्रोथ कम, यानी आर्थिक विकास क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, कैसे पता है ना? कैसे? अधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, तो क्या होगा? उपभोग अधिक, उपभोग अधिक से बचत कम, बचत कम से निवेश कम, और निवेश कम से ग्रोथ रेट कम होगा, होगा ना? तो आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद संतुलित आहार किसी को मिलेगा? हाँ, नहीं, संतुलित आहार का अभाव। कृषि पर बोझ बढ़ेगा। गरीबी जितना समस्या है कहिए ना, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ क्या है? बोझ बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, स्लम, मलिन बस्ती नगरों में बढ़ेगी, और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। यहाँ पॉइंट लिखवा दे रहे हैं ओवरऑल, उसके बाद डील तो करेंगे ही, लिखवाएंगे ही। शासन पर दबाव बढ़ेगा, अधिक जनसंख्या, अधिक थाना चाहिए, अधिक पुलिस चाहिए, कभी इधर कुछ हुआ कभी उधर कुछ हुआ, पुलिस की संख्या उतनी ही है, अपराधों की संख्या, झगड़ों की संख्या बढ़ी हुई है। पूरे देश न्यायालय पर बोझ, 4 करोड़ से अधिक मुकदमा लंबित। समझ भाई बात? 4 करोड़ से अधिक मुकदमा हमारे यहाँ लंबित है न्यायालय में। देश कैसे आगे बढ़ेगा? यानी करोड़ों परिवार कोर्ट में उलझा हुआ है। ठीक है, शिक्षित महिलाएं गाली देती है तो कैसे? तुमको कोर्ट जाना पड़े, या तुम्हारे घर में वकील आए, तुम्हारे घर में डॉक्टर आए, तुम्हारे घर में पुलिस आए। तो ये है। उसके बाद पर्यावरणीय समस्या होगी। क्या क्या नौ, क्या मलिन बस्ती, स्लम। धारावी सुने? धारावी मुंबई का अपने आप में एक बड़ा शहर है, पूरा स्लम ही है, कई फिल्म बन चुका है उसको। हाँ, वेब सीरीज भी बना है धारावी में। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म देखे थे? अब यहां पर 1 मिनट कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बाद में डिटेल लिखवाएंगे ही।
आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है जनसंख्या के बढ़ने से। ये पहले पढ़ा दिए हैं। जनसंख्या के बढ़ने से आर्थिक विकास तब अवरुद्ध होगा जब जनसंख्या में युवा आबादी अपेक्षाकृत कम होगी और आश्रित आबादी बढ़ेगी। युवा आबादी कम होगी, कार्यक्षम आबादी कम होगी आश्रित आबादी की तुलना में, और कुशल नहीं होगी। अभी ना, अगर युवा आबादी अधिक है कार्यक्षम आबादी से और कुशल है तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा। नहीं बताते ना, घर में 5 बेटा हो, आप पांचों IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, 5 हो गया ना, एक नेता भी बन जाए, हो गया। एक ही बेटा हो नालायक निकल जाए तो क्या करेगा? हो सकता है माँ बाप को मरने से पहले मार दे। कभी कभी तो पिताजी को भी मार दिया जाता है पेंशन के लिए, नौकरी के लिए। खबरों में जो सुनते हैं, रिटायरमेंट से पहले पिताजी की हत्या कर दिया गया बेटे ने। क्यों? नौकरी मिल जाएगी। तो ये याद रखिएगा, यहां पर कमेंट करना है, क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? तो पहले दीजिएगा है, लेकिन लास्ट में दीजिएगा। लेकिन अगर जनसंख्या में युवा और कार्यक्षम आबादी अधिक है और वह कुशल है, आश्रित आबादी, निर्भर आबादी कम है, तो जनसंख्या वृद्धि किसी देश के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। ठीक है, और इसलिए जनसंख्या वृद्धि हमेशा अभिशाप नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। और उसके बाद पर्यावरणीय समस्या पर पिछले बार मैंने बताया था क्या कि पूरी दुनिया के 69% लोग, 69% लोग $10 से कम आय अर्जित करते हैं, यानी BPL है। पूरी दुनिया में 69% लोग गरीब हैं। क्या है? गरीब हैं। वो बहुत कम उत्सर्जन करते हैं CO2 का, और दुनिया में 10% अमीर लोग हैं जो 50% CO2 एमिशन करते हैं, और 69% क्या है? गरीब। तो क्या कहिएगा, आबादी बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई है समस्या? ग्लोबल वार्मिंग की मूल समस्या क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ा जो CO2 सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम करता है, मतलब कौन एमिशन करता है, उत्सर्जित करता है? आज अभी कौन उत्सर्जित कर रहा होगा? जो अधिक से अधिक वाहनों का उपयोग करते हैं, सुविधाओं का उपयोग करते हैं। एक गरीब व्यक्ति क्या उपयोग करता है? कुछ ऐसा करता है? साइकिल से चलता है, बैलगाड़ी से चलता है। हाँ, और आप क्या करते हैं? डेली आयरन भी करते हैं, वो लोग आयरन भी नहीं करता है, कपड़े भी कम ही पहनता है। तो अधिक से अधिक CO2 एमिशन कौन कर रहा है? कम आबादी वाले अमीर लोग। तो ये कहना कि जनसंख्या के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है, वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या का बढ़ना उतना चिंताजनक नहीं है जितना चिंताजनक है युवा आबादी कम होना, कार्यक्षम आबादी कम होना। और कार्यक्षम आबादी अगर कम है, युवा आबादी कम है और वह कुशल नहीं है, तो समाज और परिवार भी क्या हो जाएगा? टूटेगा। क्यों? अब मान लीजिए बताते हैं, 4 भाई में 3 भाई ने निर्णय लिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो बूढ़ा तो होइएगा। एक भाई विवाह किया, उसको एक बेटा, क्योंकि कंसेप्ट परिवार में क्या है कि अधिक संख्या नहीं बढ़ाना। गौर से सुनिएगा, परिवार में कंसेप्ट क्या है कि अधिक संख्या नहीं बढ़ाना है। तो 4 भाइयों ने मिलकर सोचा कि एक भाई विवाह कर लो, बाकी 3 नहीं करेगा। तो बूढ़ा तो चारों होगा ना, अब बेटा एक ही ठोक रहेगा। अब परिवार में कंसेप्ट क्या है कि संख्या नहीं बढ़ाना है, एक ही बेटा रहेगा। एक बेटा 4 बूढ़ा, 4 का एक उसकी माँ भी तो होगी, 5 बूढ़े। तो क्या होगा? आश्रित आबादी बढ़ेगी। ठीक है, अब या एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि 5 बूढ़ा बूढ़ी कमा के पहले ही रख देंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। कितना कमा के रखेंगे आप? एक शौक भी होता है ना, नेचुरल शौक होता है, या बहुत तरह का
अचानक कैंसर हो गया किसी को, सारा पूंजी खत्म, अचानक बाढ़ आ गया, महामारी फैल गया, कहां से इलाज करवाए? तो कितना बरस के रखिएगा। तो जनसंख्या वृद्धि याद रहेगा ना क्या? हमेशा अभिशाप नहीं होता है, वरदान भी होता है। कब? जब युवा आबादी अधिक हो, सिर्फ अधिक हो मत कहिए, युवा आबादी, कार्यक्षम आबादी आश्रित आबादी से अधिक हो। जैसे चीन में बताया था ना, युवा आबादी 98 करोड़ है, अब बूढ़ा आबादी कितना है? 20 करोड़ है। हमारे यहाँ 97 करोड़ है, 1 करोड़ कम है, लेकिन 10 करोड़ ही बूढ़ा लोग। पिछले बार पढ़े थे ना, तो हमारे यहाँ की युवा आबादी पर बूढ़ों का भार कम है और वहां पर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? पैदा करना कम कर दिया, नहीं समझे? पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया। हमारे यहाँ पैदा करने कोई गुरेज नहीं है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। तो पर्यावरणीय समस्या और ये जनसंख्या जो आर्थिक विकास में बाधक है, ये 2 कंसेप्ट जो है उसके बारे में समझा दिया ना कि हमेशा ये आर्थिक विकास में बाधक नहीं है, कुछ शर्तें हैं पूरी हो तो आर्थिक विकास में बाधक नहीं रहेगा। उसके बाद पर्यावरणीय समस्या केवल जनसंख्या बढ़ने से नहीं हुई है, जनसंख्या की उन आबादी के कारण पर्यावरणीय समस्या ज्यादा उत्पन्न हुई है जो ज्यादातर औद्योगिकृत देशों में या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और अधिक से अधिक सुविधाओं के उपभोग के कारण CO2 का एमिशन करते हैं, जिनका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है। गरीब का कार्बन फुटप्रिंट कितना? बहुत कम। सबसे ज्यादा किसका होता है? अमीर का। अब कोई अमीर है, मान लीजिए वो जन्मदिन मनाता है जाके वहां पर, क्या कहते हैं, एरोप्लेन में 25 ठो कार है, अकेले निकलता है तो 100 ठो कार आगे पीछे रहता है। तो बताइए CO2 एमिशन में उसका कितना योगदान। डेली सूट बदलता है, तो डेली सूट अगर आप बदलते हैं तो जितना सूट बदलते हैं उतने सूट के बनने में CO2 एमिट हुआ होगा है? तो ये है कंसेप्ट जो है, इसको अभी चुनौती दी जा रही है। एक ये आर्थिक विकास में बाधक और दूसरा पर्यावरणीय समस्या। ये कहना कि जनसंख्या वृद्धि के कारण होती है वो 100% सही नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आजादी के बाद जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप क्या रहा है। जैसे देखा गया कि सबसे कम विकसित जो क्षेत्र है वहां जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुआ, नॉर्थ ईस्ट। और सबसे अधिक विकसित जो क्षेत्र है हमारे यहाँ का, कहा? साउथ, वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। अब मध्यम में जो रहा, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, ये सब का जनसंख्या वृद्धि भी मध्यम रहा। यानी आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि का कैसा संबंध है? विपरीत या समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। सुनो इधर, 3 चीजें इस डायग्राम में जितना मैंने बताया है, इस पर तो डिटेल अभी लिखवाएंगे ही। इसके अतिरिक्त 3 चीजें लिखवाएंगे। एक, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या असर। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय प्रतिरूप क्या रहा है। क्षेत्रीय समझिए ना, साउथ, नॉर्थ, मिडल, ये क्या रहा है प्रतिरूप वो। और एक, जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण में क्या संबंध है, जनसंख्या वृद्धि से नगरों में क्या समस्या उत्पन्न होती है वो। पटना में एक समस्या आप बता सकते हैं जनसंख्या वृद्धि से, जिससे आपको डेली जूझना पड़ता है, ट्रैफिक, सड़क पर बोझ, यातायात की समस्या। इतना जब से हम आए हैं, पहले इक्का दुक्का पुल था पटना में, अब कितना पुल बन गया, फ्लाईओवर बन गया, फिर भी ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिली, उतना ही। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग ब्रेक देते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये पढ़ाएंगे इंट्रो, फिर ये जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर परिणाम। एक मिनट समाधान पर भी बात कर ले।
समाधान क्या है? समाधान समाधान क्या है? अमर्त्य सेन कहते हैं कि विकास ही सबसे बड़ा गर्भ निरोध है। जबरदस्ती किसी को गर्भ निरोध आप इस्तेमाल करवा नहीं सकते हैं, बच्चों को रोक नहीं सकते हैं, पैदा करेगा ही। ठीक है, कोई पंडित कोई मौलाना आके पढ़ा दिया कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, हिंदू की आबादी बढ़ेगी, मुसलमान की आबादी बढ़ेगी, आबादी कम हो रही है, समझ आई बात? तो वो नहीं होगा। इसको पढ़ाओ लिखाओ, विकास होगा, शिक्षित होगा, समझदारी होगी, नौकरी होगा, बच्चा पालना क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, खुद ही डिसीजन लेगा वाइफ हस्बैंड मिलके। क्या एक बच्चा, जब कोई समझाने आएगा तो कहेगा मौलाना साहब या पंडित जी जो भी समझाने आए, हमारे बच्चे को पालिएगा आप, समझ आई बात? अमर्त्य सेन का कहना था कि विकास ही सबसे बड़ा गर्भ निरोध है। ठीक है, तो मतलब आर्थिक विकास, क्या आर्थिक विकास, शहरीकरण, औद्योगिकरण जितना अधिक होगा बच्चे लोग कम पैदा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुओं में मुसलमानों में जो खुद एक बेटा पैदा किया है, 2 बेटा, खूब पढ़ाया लिखा है, लेकिन बाकी पूरे कौम को कहता है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, हमारी आबादी कम हो रही है। ठीक है, हमारे कौम पर खतरा मंडरा रहा है। हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, लोगों को बेवकूफ बनाना। तो आर्थिक विकास जैसे जैसे होगा, औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा, बच्चों को पालना कठिन होगा, समझदारी आएगी, शिक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, तो क्या होगा, लोग जनसंख्या खुद ब खुद कम करेंगे। और एक रवि, ठीक है, अब बच्चों को जन्म देने का भार किस पर रहता है? महिलाओं पर। तो महिलाओं को सशक्त किया जाए, खाली उसको बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं माना जाए। महिलाओं का सामाजिक विकास में योगदान अगर हो, ठीक है, कोई नौकरी करती है या कुछ करती है तो खुद ब खुद अधिक बच्चे पैदा नहीं करेगी। और अगर फोर्स किया जाएगा तो उसके लिए क्या, अगर पति के द्वारा या समाज के द्वारा मजबूर किया जाता है नहीं बच्चे पैदा करना है, अगर स्वनिर्भर रहेगी, आत्मनिर्भर रहेगी तो कोई बोझ नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा ये उपाय है, महिलाओं को सशक्त किया जाए। ठीक है, क्योंकि शरीर उनका है तो उनको ही निर्णय लेने का अधिकार है कि वह अपने शरीर का उपयोग बच्चों को पैदा करने में किस हद तक करें, शरीर को बर्बाद कर ले या शरीर को बचाए, या शरीर का उपयोग सामाजिक विकास में हो, आर्थिक विकास में हो, या रूढ़िवादी मानसिकता मन में जो बैठा हुआ है कि आबादी बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब में हो। ठीक, तो महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता लोगों का कहना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। महिलाएं सशक्त नहीं होती है, पुरुष बार बार बच्चे पैदा करवाते हैं। अगर बेटी हुई तब तो बस, बेटा हुआ तो बहुत खुशी, बेटी हुई तो अगली बार अगली बार अगली बार। ठीक है, एक व्यक्ति थे, उनको 7 बेटी हुआ, 7 बेटी में 7वां बेटी में होते होते उनका एज भी बढ़ गया, बेटा हुआ ही नहीं। तब जाके उन्होंने निर्णय लिया कि आप बच्चा पैदा नहीं करना। क्या एक ही फैमिली का है कि एक ही व्यक्ति का? 17 ठो है, 17 ठो है, तो परिवार नियोजन का विरोध किया हुआ। एक बार हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से पूछा गया कि आपके जो 10 बच्चे कि 11 बच्चे, 10 हैं, तो आपने संख्या क्यों बढ़ाया? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी नीति जो थी कांग्रेस के विरोध की थी,
तो कांग्रेस ने उस समय परिवार नियोजन की नीति लाया था, तो उसका यथार्थ में विरोध हमको करना था, केवल दिखावटी नहीं, विरोध व्यवहारिक स्तर पर करना था। तो महिला सशक्तिकरण हो गया। और क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? साक्षरता बढ़ाई जाए, वैज्ञानिक शिक्षा कंपलसरी कर दिया जाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मदरसा हो या संस्कृत विद्यालय हो, वैज्ञानिक शिक्षा। धर्म के नाम पर जो गलत शिक्षा दी जाती है बच्चों के दिमाग में जहर भरा जाता है, किसी भी धर्म के द्वारा, सभी धर्मों में होता है, तो वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए। विवाह आयु बढ़ाई जाए, ये तो ऐसे ही बढ़ गया है। अंधविश्वास पर प्रहार क्या जाए। अंधविश्वास हमारे समाज में बहुत फैला हुआ है। और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता, जागरूकता कैसे होगा? मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी में जागरूकता फैलाई जाए। किसके बारे में? छोटा परिवार, बच्चे कम ही अच्छे, बच्चे कम ही अच्छे, हम दो हम एक, हमारे एक नहीं। 3 नारा याद रखिएगा आप लोगों को। आप लोग निबंध भी पूछा जा सकता है इस पर। एक, बच्चे कम ही अच्छे, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो मीडिया में और सिलेबस, पाठ्यक्रमों में पंचायती राज, और एनजीओ के द्वारा जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। और लास्ट में एक सुझाव दे दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कठोर कानून लाने की जरूरत है। नहीं समझे? दो से अधिक बच्चा पैदा कीजिएगा, सुविधाओं से वंचित, सरकारी सुविधाओं से वंचित, एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। ये में तो लागू हो गया है शायद, पंचायतों में, पंचायत चुनाव में लागू है, नगर निकाय के चुनाव में शायद लागू है। तो वो लिखिए 10 पर बस कीजिए। 10वां पॉइंट क्या? 10वां पॉइंट मैंने क्या बताया? यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कठोर कानून। पिछली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड हम पढ़ाए थे, आप लोगों को बताए थे, याद होगा, कि मुद्दा बनेगा 2024 में। मुद्दा शुरू हो गया है बनना। ठीक है, तो ये डायग्राम में जितना मैंने पढ़ाया है उस पर डिटेल तो पढ़ाएंगे ही। इसके अतिरिक्त 3 चीजें बताया मैंने। एक, जनसंख्या वृद्धि का प्रादेशिक प्रतिरूप भारत में। दूसरा, जनसंख्या और आर्थिक विकास में संबंध। तीसरा, जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण या जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव। अब समाधान तो ये आपने दिया ना, सरकार क्या यहां पर की है, सरकारी प्रयास क्या हुए हैं? भारत में सरकार ने क्या प्रयास किया है? परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया है, लेकिन स्वैच्छिक है, जबरन नहीं। जबरन नसबंदी कार्यक्रम चला था इंदिरा गांधी के समय में, पकड़ के लोगों को नसबंदी करवाया गया, तो जनसंख्या वृद्धि को बहुत हद तक रोका गया था।
लेकिन परिणाम हुआ क्या कि सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक रहने दिया गया, लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। यानी लोकतांत्रिक तरीके से परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है, जबरन जनसंख्या कम नहीं करवाना है। हमारे यहाँ स्वैच्छिक रहने दिया गया है, आप अपने से निर्णय लीजिए, कम बच्चे पैदा कीजिएगा कि ज्यादा बच्चे पैदा कीजिएगा, समझ आई बात, खुद निर्णय लीजिए। सरकार कानून नहीं बनाएगी। लेकिन क्या अब समय क्या आ गया है, स्वैच्छिक रहने दिया जाए कानून, क्या बच्चे कम ही अच्छे और 2 से अधिक नहीं, क्या 2 से अधिक नहीं, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग इसका पालन कीजिएगा, बच्चे कम ही अच्छे। फिर ब्रेक देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में लिखवाना शुरू करेंगे।